गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं। आज का नया क्वेश्चन है। ठीक है, ऑलरेडी हम 2 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 9 के, जो कि क्लास 12th हिस्ट्री के है ना। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 8 नंबर में आता है और हम बुक यूज कर रहे हैं अरिहंत की। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है आपका वो है एग्जामाइन द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वे कौन कौन से फैक्टर थे जिन्होंने इन्फ्लुएंस करा परमानेंट सेटलमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, बंगाल में, और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे, है ना, क्या रिजल्ट निकल के आए। मैं ऑलरेडी आपसे बता चुका हूँ कि ना, हिस्ट्री में जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो 2 चीजों का काम करते हैं, है ना, कॉज एंड इम्पैक्ट। इम्पैक्ट को आप इन्फ्लुएंस भी और कॉन्सिक्वेंस भी कह सकते हो और रिजल्ट भी कह सकते हो। अगर आपको ये 2 चीजों के बारे में पता है, कॉज क्या था और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, ठीक है, तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है बड़ी आसानी से कर सकते हो। 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर हम टाइम की बात करने लगे तो 1793 की बात चल रही है और प्लेस जो है बंगाल है। ठीक है, और बंगाल जो आज का बंगाल है और उस समय का जो बंगाल है उसमें डिफरेंस है ना। आज का बंगाल जो है उसमें इंक्लूड नहीं होते ये सब। इसका मतलब उस समय आते थे, तो आंसर है हाँ होते थे। उस समय बंगाल में आता था बिहार, बिहार में से ही 2000 में अलग हुआ था आपका झारखंड, फिर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आज की डेट में जो बांग्लादेश है, ये सभी बंगाल का हिस्सा हुआ करते थे उस समय। अच्छा जी, अब आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो 70s का जो टाइम था उसमें हुआ क्या कि बंगाल में फेमाइन आ गई, है ना, महामारी आ गई फसलों में। उसका रिजल्ट ये देखने को मिला कि जो एग्रीकल्चर था वो डिक्लाइन हो गया। साथ के साथ जो दूसरा जो एक बड़ा इम्पैक्ट था वो था रूरल इकोनॉमी का अनस्टेबल हो जाना। अच्छा, उस समय रूल कौन कर रहे थे? रूल कर रहे थे आपकी कंपनी, कंपनी मतलब ब्रिटिशर्स। उन्होंने सोल्यूशन निकाला कि अगर हम रिवेन्यू को फिक्स कर दें तो उससे बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा? इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी, जो कि अनस्टेबल हो चुकी है, और एग्रीकल्चर को प्रमोशन मिलेगा। मतलब लोग, ये एक तरह से प्रमोशन होगा एग्रीकल्चर का कि देखो हम एग्रीकल्चर के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। दूसरा, जो अंग्रेजों का या कंपनी का बिलीव था, पहला बिलीव ये था, दूसरा था कि अगर हम एम कर रहे हैं किसका, रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने का, तो उसके लिए जरूरी क्या है कि एक तो जो रेवेन्यू है वो स्टडी हो जाए, है ना। स्टडी मतलब एवरी ईयर एक फिक्स अमाउंट में रेवेन्यू रहे, ठीक है, प्रिडिक्टेबल रहे। प्रिडिक्टेबल मतलब ये हो गया कि ऑलरेडी पता होगी भाई कितना आने वाला है ना, 100 आने वाला है, 200 आने वाला है, कितना आने वाला है, ठीक है, जो भी एक अमाउंट है। तीसरा इससे हुआ क्या कि कंपनी का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा, कंपनी रिस्क फ्री हो जाएगी, सिक्योर हो जाएगी। अच्छा, तीसरा जो कंपनी का बिलीव था वो ये था कि अगर हम, जो जमींदार है, उनका जो प्रॉपर्टी राइट है, मतलब जो उन्हें जमीन दे रखी है, लैंड दे रखी है, अगर उसे हम सिक्योर कर देते हैं कि अब तुम्हारे पास जो जमीन दे रखी है वो तुम्हारे पास ही रहेगी, ठीक है, या तुम्हारे नाम पर हो गई है, तो उससे हो सकता है कुछ बेनिफिट मिले। अच्छा, रिवेन्यू को फिक्स कर देंगे, है ना, जमींदारों के लिए रेवेन्यू को फिक्स कर दें, और दूसरा प्रॉपर्टी का जो राइट है उसे सिक्योर कर दें, तो उससे फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा कि जो जमींदार है, लैंड होल्डर्स हैं, वे अपनी मनी को इन्वेस्ट करेंगे लैंड में। लैंड में इन्वेस्ट क्यों करेंगे? ताकि लैंड को इम्प्रूव कर सके, है ना, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा सके। फर्टिलिटी कैसे बढ़ेगी? उसमें अच्छा खाद मिलेगा, अच्छा पानी मिलेगा, तब जाके उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, इसके साथ होगा क्या, अगर लैंड इंप्रूव होगी, ठीक है, तो रिवेन्यू बढ़ेगा, रिवेन्यू बढ़ेगा तो लैंड ओनर जो है वो वेल्दी बन जाएंगे, वेल्दी बन जाएंगे तो लॉयल बनेंगे। अब आप कहोगे सर लॉयल क्यों बनेंगे? सपोज करिए अगर कि मेरी वजह से किसी एक्स बंदे को फायदा हो रहा है, तो मेरे प्रति वफादार हो जाएगा, लॉयल हो जाएगा। तो ऐसा ही ब्रिटिशर्स का मानना था कि अगर जमींदार जो हैं वो वेल्दी हो जाएंगे, लैंड ओनर्स वेल्दी हो जाएंगे, तो कंपनी के प्रति वफादार हो जाएंगे। अच्छा जी, तो इसके लिए कंपनी ने एक्शन क्या लिया? एक्शन लिया गया परमानेंट सेटलमेंट का। एक सेटलमेंट लाया गया जिसे बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट, है ना। अच्छा, परमानेंट सेटलमेंट में हुआ क्या? परमानेंट सेटलमेंट में अंग्रेजों ने जो वहां के छोटे मोटे राजा थे, तालुकदार थे, उन्हें जमींदार बना दिया। एक तो ऑलरेडी वहां पे जमींदार थे, ऊपर से कुछ और जमींदार बना दिए। जमींदारों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई
कि वे रेवेन्यू को कलेक्ट करेंगे, रेवेन्यू कलेक्ट करने के बाद पेमेंट करेंगे कंपनी को। सिंपल है कि तुम्हें जो है, तुम जमींदार हो, है ना, जमींदार हैं तो इसका मतलब तुम जितने भी बाकी लोग हैं आपके नीचे, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करके किसे दे दोगे, कंपनी दे दोगे। सिंपल है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये पेमेंट सिस्टम हो गया फेल्ड, ये पेमेंट सिस्टम हो गया फेल्ड। फेल्ड होने का कारण क्या था, रेवेन्यू का बहुत ज्यादा हाई होना। जो कंपनी की डिमांड थी, जो कंपनी की डिमांड थी वो काफी ज्यादा हाई थी, ठीक है, कि वे फिक्स रेवेन्यू तो मांग रहे थे लेकिन बहुत ज्यादा मांग रहे थे, है ना, टैक्सेशन बहुत ज्यादा था, है ना। जैसे आज की डेट में अगर आप देखोगे तो पेट्रोल का जो दाम है वो 100 है। क्यों है 100? क्योंकि टैक्सेशन बहुत ज्यादा है उसके ऊपर, ठीक है। अगर क्रूड ऑयल का कंपैरिजन में देखोगे तो बहुत ज्यादा हाई है। आज भी गवर्नमेंट लगभग 50% टैक्स ले रही है, उस समय 50 से थोड़ा से ही ज्यादा था, है ना। तो अंग्रेजों के टाइम बराबर टैक्स लिया जा रहा, तो टैक्सेशन बहुत ज्यादा हाई था उस समय, तो इस वजह से फेल हो गए। अच्छा, उसके बाद जो इकोनॉमिकल बैलेंस था वो भी डगमगा गया, इसमें अनस्टेबल हो गया। इकोनॉमिकल बैलेंस को स्टेबल करने के लिए परमानेंट सेटलमेंट लाएगा, लेके आए हैं, ठीक है, ये स्टेबल हो जाए इकोनॉमी, लेकिन उल्टा अनस्टेबल हो गया। साथ के साथ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो गया, ठीक है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो गया। ऐसा क्यों हुआ भाई? भाई परमानेंट सेटलमेंट को तो इसलिए लाया गया था ना कि भाई जिससे इकोनॉमी स्टेबल हो जाए, एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिले, लेकिन ये तो ठीक उसके उल्टा हो गया। क्यों हुआ उल्टा? तो पहला कारण आ जाता है कंपनी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना होना। कंपनी ने सारी की सारी जिम्मेदारी छोड़ दी थी जमींदारों के ऊपर कि तुम देखो कैसा होना कैसा नहीं, है ना। अगर मैंने सपोज करो कंपनी खोली कोई, कंपनी खोलने के बाद मैं मालिक हूँ और अपना सारा काम मैनेजर के ऊपर छोड़ के अपने घर बैठ जाऊं, तो संभावना यह है कि मैनेजर मेरी कंपनी को डिबो दे, ठीक है। मुझे नहीं पता वो किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से वो वर्कर के साथ बिहेव कर रहा है, कहाँ से माल ला रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जरूरी क्या हो जाता है, कंपनी का डायरेक्टली इन्वॉल्व होना, लेकिन वो इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं। दूसरा, रेवेन्यू फिक्स कर दिया। अब देखने में कितना, सुनने में अच्छा लगेगा कि ना कंपनी ने रेवेन्यू फिक्स कर दिया, है ना, कितनी अच्छी बात है। लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि हो सकता है जिस साल आप कह रहे हो कि भाई हमने तो फिक्स कर रखा, सपोज करो 100 रुपए फिक्स कर दिया, है ना, कोई किसान है उसे 100 रुपए हर साल देने हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन पता ये लगा कि जो उस साल फसल हुई वो 85 रुपए की हुई, फसल बर्बाद हो गई, है ना, हार्वेस्ट नहीं हो पाया। आप क्या डिमांड कर रहे हो? नहीं जी, हमें तो 100 रुपए ही चाहिए, हमने तो रेवेन्यू फिक्स कर रखा है। एक कंडीशन ये हो गई थी कि कभी क्रॉप अच्छी हो जाती थी, कभी बेकार हो जाती थी, है ना। हो सकता है फ्लड आ गई हो, है ना, जैसा पंजाब में हुआ था, है ना, ड्रॉट हो गया हो, कुछ भी रीजन हो सकता है। लेकिन कंपनी क्या कहते थे, नहीं हमें तो रेवेन्यू फिक्स कर रखा है, हमने तुम्हारी बात नहीं डाली, अब तुम हमारी बात मत डालो, ठीक है। तीसरा रीजन था सनसेट लो। सनसेट लो के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो में बताया था, दोबारा बता दे रहा हूँ। सनसेट लो क्या था कि सनसेट के समय तक, सूरज डूबने के समय तक अगर ये फिक्स रेवेन्यू नहीं रिटर्न करा गया तो जमींदारी छीन ली जाएगी, है ना। जो भी जमीन जमींदार को दे रखी है उसकी नीलामी हो जाएगी। तो ये भी एक अपने आप में एक बर्डन था, एक प्रेशर था। अच्छा, साथ के साथ चलो ये सब भी समझ में आ जाता है। जिन जमींदारों को तुम ये कह रहे हो कि हम उन्हें वेल्दी बना देंगे, वेल्दी बना दोगे तो लॉयल रहेंगे, तुमने क्या करा, उनकी जो पॉलिटिकल पावर थी वही खत्म कर दी। पॉलिटिकल पावर किसी भी इंसान की कब होती है? अगर उसके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर हो। उनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर था ही नहीं। उनके हाथ में जो कानून व्यवस्था थी कि भाई हमारे यहाँ के लोग ऐसा काम करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ये नियम होंगे, ये कायदे होंगे, तुमने सबको खत्म कर दिया। जुडिशियल पावर खत्म कर दी। जमींदार को हक ही नहीं था न्याय करने का। अपने एरिया में जो लोग थे उनके ऊपर न्याय करने का हक ही नहीं था। आप कहेंगे तो ये तो अच्छी चीज है, जमींदारों के हाथ से न्याय व्यवस्था छीन गई। सुनिए, हो सकता है दिखने में अच्छा लग रहा हो, लेकिन उससे होता क्या था, देखो फायदा क्या होता था कि भाई एक मान लो मेरे गांव को कोई बंदा है, वो मेरे पास आया, सपोज करो मैं जमींदार हूँ, मैंने उसका सोल्यूशन करके भेज दिया। अब क्या हो गया है कि भाई अगर उसे किसी भी तरह का निपटारा करना है तो उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने के बाद वहां ऑलरेडी हजारों केसेस है ना। जो जुडिशियल सिस्टम है वो लेंथी हो गया है, तारीख पे तारीख मिल रही है, सॉल्यूशन कोई मिल नहीं रहा, न्याय हो नहीं रहा है। वो एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। तीसरी मिलिट्री पावर, है ना। जमींदारों के पास अपने छोटे मोटे लोग हुआ करते थे जो एज अ बॉडी गार्ड या फिर उनके कह सकते हो लोकल पुलिस की तरह काम करते थे, वो भी आपने छीन ली। छीनने के बाद ये सारी पावर किसे दे दी? आपने दे दी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, है ना।
जो कलेक्टर वर्ड आया है, कलेक्टर वहीं से आया है, कलेक्शन करने वाला, रेवेन्यू कलेक्शन करने वाला, ठीक है। तो एंड में आके ये हुआ, बनाया गया था कि भाई इसे जो है इससे फायदा होगा, चीजें ठीक हो जाएंगी, सुधर जाएंगी, लेकिन ये एक तरह का फेलियर ही रहा। परमानेंट सेटलमेंट, बंगाल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये मैंने आपको इसका आंसर बता दिया। क्वेश्चन था हमारा, एग्जामाइन द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज इन, है ना, कॉन्सिक्वेंसेज या रिजल्ट क्या रहे बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट को इम्प्लीमेंट करने के, क्या तो कॉन्सिक्वेंसेज रहे और क्या उसके कारण थे, ठीक है। ये मैंने पूरा क्वेश्चन आपको समझा दिया है। इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी कमी दिखाई दी हो इसके फैक्ट में, है ना, इसके फैक्चुअल कोई करेक्शन हो तो आप मुझे बता सकते हो। जो भी आपका फैक्चुअल करेक्शन है मैं उसे कंसीडर करूंगा, उसे ठीक कर लूंगा, ठीक है। और ये सीरीज ऐसे चलते रहेगा, जुड़े रहिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।